क्लियोपेट्रा का शुमार तारीख की सबसे ज्यादा बाअसर और ताकतवर ख्वातीन में होता है। एक ऐसी सल्तनत जहां रवायती तौर पर सिर्फ मर्द हुक्मरानी किया करते थे, क्लियोपेट्रा एक खातून हुक्मरान की हैसियत से उभरी। उसे खास तौर पर उसके हुस्न और मार्क एंटनी और जूलियस सीजर के साथ उसके ताल्लुकात के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ रोमी सल्तनत के उन दो ताकतवर और बाअसर मर्दों को अपने प्यार के जाल में फांसने की हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इससे भी कई ज्यादा है। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। बतौर फरौन क्लियोपेट्रा के दौर को समझने के लिए कदीम मिस्र की तारीख भी जानना जरूरी है। ज्यादातर लोगों का अंदाजा ये है कि रोमियो ने उसके दौर में मिस्र पर हमला किया था, जो बिल आखिर उसकी गिरफ्तारी और मौत का सबब बना, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी ज्यादा पेचीदा है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि जब हम जदीद दौर में कदीम मिस्र के बारे में बात करते हैं तो हम 3000 साल की तारीख के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो 3000 कबल मसीह से लेकर 30 कबल मसीह तक है, और यह वाकई एक तवील वक्त है। क्लियोपेट्रा कदीम मिस्री सल्तनत के खात्मे से ठीक पहले 69 कबल मसीह में पैदा हुई थी। हकीकत में वो आखिरी फिरौन थी, बल्कि वो तारीख में उन लोगों के मुकाबले में हमसे ज्यादा करीब थी जिन्होंने मिस्री तहजीब का आगाज किया। एक और बात जो शायद आपको मालूम ना हो वो ये है कि कदीम मिस्र का कदीम यूनानी टॉलमी फिरौनों के साथ देरीना ताल्लुक था, जिनमें से क्लियोपेट्रा आखिरी फिरौन थी। इन फिरौनों ने सिकंदरिया से तकरीबन 300 साल से ज्यादा हुक्मरानी की। इस शहर का क़याम उस वक्त हुआ जब सिकंदर आजम ने बरास्ता मिस्र के फतूहात का सिलसिला शुरू किया। इसका मतलब यह है कि उसने थीब्स या मेम्फिस से हुकूमत नहीं की, जहां मशहूर ज़माना एहराम मिस्र तामीर किए गए थे। 12वें फिरौन टॉलमी की बेटी होने की हैसियत से क्लियोपेट्रा कभी कभी अपने वालिद के हमरा सफारती मुहिमों पर जाया करती थीं, जहां टॉलमी रोम और शाम के साथ सफारतकारी के इंतजाम के अहम काम ऐसे सर अंजाम दिया करता था जैसे उस वक्त के दूसरे यूरोपीय हुक्मरान देते थे। उस वक्त उन खित्तों में ताकत और असर रसूख की लड़ाइयां गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज की तरह चल रही थीं। अगर क्लियोपेट्रा उस सीरीज में होती तो उसकी कहानी पर पूरी उतरती। यहां एक अहम बात यह है कि अपनी मौत से कबल टॉलमी ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें खास तौर पर यह कहा था कि 13वां टॉलमी यानी उसका 10 साला बेटा और क्लियोपेट्रा जो उस वक्त 18 बरस की थी, रियासत के मुश्तरका वारिस होंगे। 51 कबल मसीह में उसकी मौत के बाद एक बड़े कर्ज के साथ मिस्री सल्तनत उसके दोनों बच्चों को मिल गई। इस कर्ज का मतलब यह था कि मिस्र को तिजारत और ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए अपने हमसाया ममालिक के साथ मामलात जारी रखने की जरूरत थी। इस मुश्तरका हुकूमत ने क्लियोपेट्रा की जिंदगी में कोई आसानी पैदा नहीं की। अलबत्ता 13वें टॉलमी के मशीर पॉथनस ने अपने मुफादात के लिए अपने रुतबे का इस्तेमाल किया। वैसे भी ये पॉथनस के अपने लिए भी बेहतर था कि टॉलमी ही बादशाह बने। क्लियोपेट्रा और उसके भाई की सल्तनत फौरन ही गिर गई, क्योंकि मुश्तरका वारिस होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे के बगैर मिस्र के हुक्मरान की हैसियत से दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिया करते थे, जिसकी वजह से इक्तदार के हसूल के लिए एक वाजिया जंग शुरू हो गई। 49 कबल मसीह में दोनों बहन भाई ने एक दूसरे के खिलाफ बगावत सरगर्म कर दी। दोनों एक दूसरे को इक्तदार से हटाने के लिए फौजें इकट्ठा करने लगे, और ये सूरत हाल बहुत जल्द एक खाना जंगी में तब्दील हो गई। इस दौरान मिस्र में पॉम्पी और सीजर के माबैन तनाज़ा शुरू हो गया। सीजर पॉम्पी को वापस यूनान भेजने में कामयाब हो गया था, और पॉम्पी अपने जारी तनाज़ा में मिस्र को कार्रवाइयों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने का ख्वाह था। 13वें टॉलमी ने पॉथनस की हौसला अफजाई करने पर हालात का फायदा उठाते हुए पॉम्पी को उससे मिलने पर आमादा किया, जिसका नतीजा ये निकला कि पॉथनस ने पॉम्पी को कत्ल करवा दिया।
टॉलमी ने हालात का जायजा ना लेते हुए पोम्पी के सर को हनूत करके ये दिखाने के लिए सीजर को भेज दिया कि वो एक जबरदस्त ताकत है और वो इससे हमायत की उम्मीद भी रखता था। बदकिस्मती से सीजर को टॉलमी की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और सिकंदरिया महल पर रिहाइश गाह कायम करने के बाद उसने उन दोनों बहन भाइयों को अपनी लड़ाई रोकने और सलाह करने पर तवज्जो देने का हुक्म दिया। टॉलमी और क्लियोपेट्रा दोनों ने सीजर से मुलाकात के लिए अलग अलग मंसूबे बनाए। टॉलमी अपनी फौज के सरबराह के साथ उसके पास पहुंच गया, ये जानते हुए भी कि सीजर ने उसे अपनी फौजें खत्म करने का हुक्म दिया था। ताहम क्लियोपेट्रा ने हिकमत अमली का मुजाहरा किया। उसने ये सुना हुआ था कि सीजर शाही ख्वातीन के साथ रोमानवी और जिस्मानी ताल्लुकात करने के लिए काफी मशहूर है, तो वो सीजर को अपने हुस्न के जलवे और अक्ल से मुतासिर करने के लिए एक उकसाने वाला लिबास पहनकर उसके पास पहुंच गई। जब टॉलमी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत मुश्ताइल हुआ और उसने सिकंदरिया की आबादी को क्लियोपेट्रा के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिश शुरू कर दी। बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत सारी तब्दीलियां आईं। क्लियोपेट्रा की सुतेली बहन अर्सिनुए चहारम ने क्लियोपेट्रा के वफादार फौजों को तबाह करने की कोशिश में टॉलमी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। फिर जब 47 कबल मसीह में टॉलमी डूब गया तो उसकी बहन अर्सिनुए को एफिसस में आर्टेमिस के मंदिर में जलावतन कर दिया गया और बिलाखिर 41 कबल मसीह में उसे सजाए मौत भी दे दी गई। अब क्लियोपेट्रा मिस्र की गैर मुतनाज़ा वाहिद हुक्मरान बन गई। टॉलमी के मरने के बाद सीजर ने क्लियोपेट्रा के दूसरे भाई 14वें टॉलमी को, जो कि उस वक्त सिर्फ 12 साल का था, क्लियोपेट्रा का शोहर और मुश्तरका हाकिम मुकर्रर कर दिया, अगरचे क्लियोपेट्रा सीजर के साथ ही महल में रहती थी। सीजर के साथ रिहाइश पजीर क्लियोपेट्रा बिलाखिर हामला हो गई। हालांकि सीजर ने कभी उसकी वल्दियत को कबूल नहीं किया, बल्कि अपनी अहलिया कैलपुर्निया के इसरार पर वो क्लियोपेट्रा के बेशतर हमल के दौरान महल से दूर ही रहा। लेकिन 47 कबल मसीह में जब क्लियोपेट्रा का बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम सिजेरियन रखा और एक से ज्यादा सरकारी एलामियों में उसको सीजर का बेटा करार दिया। सीजर को 44 कबल मसीह में कत्ल कर दिया गया जब सिजेरियन सिर्फ 3 साल का था। क्लियोपेट्रा की ये उम्मीद कि सीजर शायद सिजेरियन को अपना जानशीन करार देगा उस वक्त खत्म हो गई जब उसे ये पता चला कि सीजर ने अपने पोते ऑक्टेवियन को अपना वारिस नामजद कर दिया है। जैसे ही ऑक्टेवियन इटली पहुंचा, क्लियोपेट्रा रोम से रवाना हो गई। कुछ महीनों के बाद मिस्र में क्लियोपेट्रा ने अपने भाई को, जो कि उसका शोहर भी था, जहर देकर मार दिया और अपने बेटे सिजेरियन को अपना मुश्तरका हाकिम करार दे दिया। रोमी जमहूरिया में उस वक्त जंगें बहुत ज्यादा चल रही थीं और 41 कबल मसीह में एक रोमी सियासतदान और जनरल मार्क एंटनी क्लियोपेट्रा तक पहुंचा, जिसकी दावतों की काफी तरदीद के बाद बिलाखिर क्लियोपेट्रा ने उससे मिलने का फैसला कर लिया। एक दफा फिर एक ताकतवर रोमी हुक्मरान के साथ जुड़ने का एक जबरदस्त मौका देखकर क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी पर डोरें डालना शुरू कर दी। मार्क एंटनी क्लियोपेट्रा पर तब से आशिक था जब वो रोमी दरबार में एक बच्ची हुआ करती थी। मार्क एंटनी के साथ उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए, इस हकीकत के बावजूद भी कि एंटनी पहले से शादीशुदा था। एंटनी की अहलिया फुलविया 40 कबल मसीह में एक नामालूम बीमारी के सबब मर गई, लेकिन उसने और क्लियोपेट्रा ने कभी शादी नहीं की क्योंकि अपनी अहलिया की वफात के कुछ अरसे बाद ही एंटनी एक बड़ी जंग हार गया था और उस शिकस्त की एक शर्त यह भी थी कि उसे ऑक्टेवियन की बहन से शादी करनी थी। अगरचे क्लियोपेट्रा उससे शादी ना होने के बायस नाराज तो थी, लेकिन हालात के बायस फिर भी हरबी साथी बन गई। उन्होंने मुश्तरका मुहिमात का इनकाद किया जिसने बिलाखिर उन्हें ऑक्टेवियन के साथ बराह रास्त मुखालफत में डाल दिया। वक्त के साथ साथ उनके दुश्मन उन्हें मात देते रहे और वो लोग जो मार्क एंटनी के साथ थे आहिस्ता आहिस्ता उसे छोड़कर ऑक्टेवियन के पास जाते रहे।
اب وقت ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ کلیوپیٹرا نے مصر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس ذہن کے ساتھ کہ اب وہ مصر کی حکومت اپنے بیٹے سیزرین کو دے کر کہیں اور چلی جائے گی، غالباً ہندوستان۔ یہ منصوبے بھی اس وقت ناکام ہو گئے جب اس کی جنگی جہازوں کے بیڑے کسی سابق حلیف نے جلا دیے جس کو یہ لگتا تھا کہ کلیوپیٹرا نے کبھی اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ جب ان کے نیٹ ورک کمزور ہونے لگے تو آکٹیوین کلیوپیٹرا کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے قریب آتا چلا گیا اور کلیوپیٹرا ایک زیر تعمیر مقبرے میں چھپ گئی۔ اس نے مارک اینٹنی کو پیغام بھیجا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ مارک اینٹنی نے اس کے جواب میں اپنے اندر چھرا گھونپ لیا۔ اس نے مرنے سے پہلے کلیوپیٹرا کو دیکھا اور اس سے یہ کہا کہ اس کی موت قابل احترام ہے۔ یہاں بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیکسپیئر کو رومیو اور جولیٹ ڈرامہ لکھنے کی تحریک کہاں سے ملی تھی۔ جیسے ہی آکٹیوین نے سکندریہ میں محل پر حملہ کیا، کلیوپیٹرا اور اس کے بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آکٹیوین نے کلیوپیٹرا سے وعدہ کیا کہ وہ اسے سزائے موت دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور کلیوپیٹرا نے آکٹیوین کو تنبیہ بھی کی کہ اس کو انعام بنا کر روم کی گلیوں میں اس کی نمائش نہیں کی جائے گی۔ یہ جاننے کے بعد کہ اسے اور اس کے بچوں کو پکڑ کر روم لے کے جایا جائے گا، کلیوپیٹرا نے زہر لے کر خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ اس بارے میں کوئی پختہ ثبوت موجود نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زہر کس طرح دیا، لیکن زیادہ تر ذرائع کا یہی ماننا ہے کہ اس نے ایک زہریلے سانپ سے اپنی چھاتی پر ڈنگ مروایا۔ اس کی موت کے بعد، اگرچہ اس کی موت کی وجہ سے نہیں، مصر ایک آزاد ملک رہنے کی بجائے آخر کار رومی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ حالانکہ کلیوپیٹرا کو اکثر ایک مداخلت کار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو شادی شدہ مردوں کو بہکایا کرتی تھی اور جنسیت کو بطور ہتھیار استعمال کیا کرتی تھی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ ایک ذہین، زمانہ شناس اور کبھی کبھار ظالم حکمران بھی تھی۔ وہ کثیر اللسان تھی، یعنی اس کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور وہ واحد ٹولمی فرعون تھی جو اپنے کنبے اور پیشو یونانیوں کی بجائے مصری زبان بھی بولتی تھی۔ جدید دور کے علماء یہ مانتے ہیں کہ کلیوپیٹرا ایک ذہین عورت تھی جو اپنی طاقتوں سے بھرپور واقف تھی، اور وہ اپنے بچوں اور سلطنت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے نہیں ڈرتی تھی۔ ایک زوال پذیر سلطنت کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے غرور اور عمل کے ذریعے وقت کے ساتھ کلیوپیٹرا ایک باوقار طاقت ہونے کی نمائندگی کرتی تھی، ایک ایسی عورت ہونے کی جو مردوں کی کمزوریوں کو ان کے خلاف استعمال کرنا جانتی تھی اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو بھی مارنے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ ایسی عورت جس کو انعام بنا کر اس کی نمائش نہیں کی گئی، بلکہ جو کہ ایک حقیقی ملکہ تھی، ایک ایسی ملکہ جس نے اس قدیم سلطنت کی طاقت اور وقار کی نمائندگی کی جس پر اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حکمرانی کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بناتا رہوں تو مجھے پے پال یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے۔